आज हम करेंगे PRP यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। यह एक प्रोसीजर है और इससे कमज़ोर हेयर फॉलिकल्स फिर से स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और हेयर फॉल होने के चांसेस कम होते हैं। इस प्रोसीजर से हम पेशेंट से प्लेटलेट्स लेते हैं और उन प्लेटलेट्स को स्कैल्प में इंसर्ट करते हैं। प्लेटलेट्स की प्रॉपर्टी होती है कि ये स्कैल्प में जाके ग्रोथ फैक्टर रिलीज करते हैं। ये ग्रोथ फैक्टर होता है एज TGF बीटा। ये TGF बीटा कमज़ोर हेयर फॉलिकल्स को फिर से ग्रो कराता है और जो हेयर फॉल होने के चांसेस वो कम होते हैं और कमज़ोर हेयर फॉलिकल्स ग्रो होते हैं। हम करते क्या है, पेशेंट से ब्लड लेते हैं, ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करके पेशेंट का जो बफी कोट होता है जिसमें सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स मौजूद होती हैं, इसको ड्रैग आउट करते हैं, उसको डाइल्यूट करके इंसर्ट करते हैं स्कैल्प में, जिससे TGF बीटा इसको फिर से ग्रो कराता है कमज़ोर हेयर फॉलिकल को। चलिए अब प्रोसीजर करते हैं। हमें चाहिए आयोडीन फॉर डिसइंफेक्शन, 20 ml सिरिंज ब्लड लेने के लिए, 10 ml सिरिंज जो कि प्लेटलेट्स ड्रैग करने में हमें हेल्प करता है। यह है इंसुलिन सिरिंज जिसे हम ये प्लेटलेट्स इंसर्ट करते हैं इनटू स्कैल्प। यह है लंबी नीडल जिसे हम प्लेटलेट्स बाहर निकालते हैं ट्यूब से। और यह है ट्यूब जो कि ACD वाइल है। हम CPDA वाइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ACD वाइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह है एंटीकोगुलेटेड वाइल। यह है हमारा स्टेरिलाइज्ड गॉज जो कि स्टेरिलाइजेशन करने में काम आता है। चलिए पेशेंट से अब सैंपल लेते हैं। ब्लड कलेक्ट करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ब्लड फ्लो अच्छे से होना चाहिए। आपको उस वेन में से ब्लड लेना है जिसका फ्लो बेहतरीन हो। अगर आपने वो वाली वेन सेलेक्ट की जिसका फ्लो कम होगा, उससे आपकी प्लेटलेट्स एग्रीगेट हो जाएंगी, एक्टिवेट हो जाएंगी, फिर क्लम्प्स बनाएंगी। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि आपको वेन मोटी वाली सिलेक्ट करनी है जिसका फ्लो बेहतर हो, क्योंकि आपको ब्लड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है। यहाँ पे आपको 10 ml से 60 ml तक ब्लड चाहिए होता है। आज हम लेंगे 20 ml ब्लड, लेकिन अगर हम पतली वेन से ब्लड लेते उसमें कोगुलेशन होने के चांसेस ज़्यादा थे। चलिए अब निकालेंगे ये। अब हम ब्लड को ट्रांसफ़र करेंगे एंटी कोगुलेटेड वायल्स में, जो कि हमारे पास है ACD, एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज, जो ब्लड बैंकिंग में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ये एंटीकोगुलेंट RBCs को प्रिजर्व करता है और प्लेटलेट्स को डिजेनरेट होने से बचाता है। इससे प्लेटलेट मॉर्फोलॉजी भी सही रहती है और RBC मॉर्फोलॉजी भी सही रहती है। इसको ट्रांसफ़र करने के बाद आप इसको जल्दी से मिक्स करोगे, इससे आपका ब्लड जो है कोगुलेट नहीं होगा। ये वाला पोर्शन भी आप जल्दी से इसमें ट्रांसफ़र करोगे। ये यहाँ पे मार्किंग होती है, जो ब्लैक मार्किंग दिखती है आपको, यहाँ तक आपको ब्लड भरना होता है इसमें। अगर आप इससे ज़्यादा भरोगे या इससे कम भरोगे, उससे आपकी मॉर्फोलॉजी जो सेल्स की है वो डिजेनरेट हो जाएगी। इनको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इनको सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज हम इक्वल बैलेंस में करते हैं। सेंट्रीफ्यूज फॉर 5 मिनट्स अप टू 35 to 4000 RPM। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन हम निकालेंगे ब्लड को और अब निकालना है इसका बफी कोट। ये है आपका ब्लड। ये वाला पोर्शन जो है इसको हम बोलते हैं बफी कोट। इस वाले कोट में जो प्लाज्मा और RBCs के दरमियान होता है
प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी ज़्यादा होती है। हमें यही वाला पोर्शन ज़रूरत होता है फॉर पीआरपी। मोस्टली क्या करते हैं प्रैक्टिशनर, वो लेते हैं ऊपर से ही प्लाज्मा और यही इंसर्ट करते हैं पेशेंट में, जो कि रॉन्ग प्रोसीजर होता है। अब लेंगे हम 10 ml सिरिंज, इसको लगाएंगे नीडल, जो हमारे पास लंबी नीडल है। इस लंबी नीडल से हम निकालेंगे बफी कोट। ये बफी कोट निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसमें कभी कभार आपको आरबीसीज भी आती हैं, लेकिन आपकी आरबीसीज आपके जिस्म को कोई नुकसान नहीं करती। अगर आपके इस पीआरपी में आरबीसीज भी आती हैं, वो आपको कोई नुकसान नहीं करती। बस सिर्फ इतना होता है कि वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है फिर इंसुलिन सिरिंज में से इंसर्ट करना, क्योंकि उसका जो बोर साइज़ होता है वो बहुत कम होता है। बस वही एक फॉल्ट है। अगर आपके इसमें ना प्लाज्मा में आरबीसीज भी आती हैं, लेकिन आपको आरबीसीज ज़रूर आएंगी अगर आपने प्रोसीजर सही किया। अगर आप ऊपर से ही उठाते हो प्लाज्मा, उसमें प्लेटलेट्स तो होती ही नहीं है, अगर होती भी है बहुत ही कम होती है, जो कि आपके प्रोसीजर में बहुत ही फॉल्टी चीज़ है। बहुत सारे प्रैक्टिशनर करते हैं ये कि वो ऐसे देखिए आप यहाँ पे ऐसे ऊपर से ही लेते हैं, प्लाज्मा ऊपर से ही लेते हैं, वो बिल्कुल रॉन्ग प्रोसीजर है। असल प्रोसीजर ये है कि आपको ये वाला पोर्शन जो कि आरबीसीज के स्लाइटली ऊपर होता है, जो कि आधा mm तक होता है, वो एक बहुत ही थिन लेयर होती है जिसमें प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसीज बहुत ही ज़्यादा मकदार में मौजूद होती हैं। यही वाला पोर्शन आपको चाहिए होता है। फिर जो ऊपर वाला प्लाज्मा हम लेते हैं, ये हम उसी पोर्शन को डाइल्यूट करने में हम इस्तेमाल करते हैं। ये धीरे धीरे से उठाएंगे, धीरे धीरे से, लेकिन कोशिश करना है कि ये वाला जो बफी कोट है ये हम सारा ले पाएं। इस वाले पोर्शन में आपको आरबीसी थोड़ी सी ज़्यादा आई है, ये हम ऐसे भी इंसर्ट कर सकते हैं, इसका कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन ये जो इंसुलिन सिरिंज है उसमें से ये नहीं पास हो पाएगा, इसलिए हम इसको फिर से सेंट्रीफ्यूज करेंगे एट 35 to 4000 RPM फॉर 5 मिनट्स, जिसमें हम इसकी जो मैक्सिमम आरबीसीज है उनको निकालेंगे। अगर फिर आरबीसीज आपकी ही जिस्म की आरबीसीज आपके ही स्कैल्प में चली जाएं, वो आपको कोई नुकसान नहीं करती। अगर वो सही मॉर्फोलॉजी में है, वो फिर से काम करना शुरू करेंगी। अगर वो डिजेनरेट हुई है कोई किसी प्रोसीजर की वजह से, फिर वो क्या होगा, वहाँ पे मोनोसाइट्स होंगी, वो इनको एनगल्फ करेंगी और आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ये जो नीचे आरबीसीज बैठी हैं, अब इनको मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि इनको निकाल पाऊँ। इनको निकालना या तो मुझे आरबीसी से निकालनी है, या तो मुझे ऊपर से प्लाज्मा और इसका बफी कोट निकालना है। लेकिन बेहतरीन चीज़ मुझे लगता है कि अगर मैं, आप वो भी कर सकते हो, ऊपर से वो बफी कोट जो है वो निकाल सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक तरीका यहाँ से यहाँ पे ये होगा कि अगर मैं आरबीसी थोड़ी सी डीप नीडल उतारूँ और आरबीसी निकालूँ। यहाँ से देखिए, थोड़ी सी मैंने डीप नीडल उतारी और आरबीसी यहाँ से निकाली, और जो बफी कोट है उसको वहीं पे रहने दिया। आप देख सकते हो बफी कोट वहीं पे है, मैंने नीचे से ही आरबीसीज ले ली। बस मैक्सिमम आरबीसीज कोशिश करनी है लेने की। अगर आप ऐसी भी रख सकते हो, कोई मसला नहीं है, ये कोई फॉल्ट नहीं करेगा। बहुत सारे क्या करते हैं, वो प्योर जो प्लाज्मा होता है वही इंसर्ट करते हैं पेशेंट में एज पीआरपी, जो कि बिल्कुल ही गलत प्रोसीजर है। उसमें मिनिमम आरबी ये ना प्लेटलेट्स होती है। इस वाले पोर्शन में जहाँ पे आपको आरबीसीज भी आएंगी, उसमें मैक्सिमम प्लेटलेट्स होने के चांसेस है। अब हम इस वाले जो इसको मिक्स करके अब हम भरेंगे इंसुलिन सिरिंज में, लोड करेंगे। जितने सिरिंज आपको पॉसिबल होंगे, कोशिश करनी है कि आपको इसमें से कुछ भी ज़ाया नहीं करना है, क्योंकि ये पेशेंट के ब्लड में से निकला है। इनको धीरे धीरे लोड करना है। ये सारे सिरिंज जो है
ये आप लोड करोगे, फिर हम लास्ट में इसको फिर एक साथ इनको इंसर्ट करेंगे पेशेंट के स्कैल्प में। इन सिरिंज से पेशेंट की प्लेटलेट्स जो है वो इंसर्ट करना है स्कैल्प के अंदर, इसलिए ये ब्लंट नहीं होनी चाहिए। इसका ख़ास ध्यान रखना है और इसमें कंटेमिनेशन ना हो, इसलिए आपको पेशेंस रखनी ज़रूरी है। पेशेंस रखना और नीडल को ब्लंट ना करना, ये इन सिरिंज को लोड करते वक्त आपको ध्यान रखना है। आराम से प्रोसीजर करना, आराम से। चलिए अब हमने ये सारे सिरिंज जो है लोड कर दिए हैं। ये वाला जो लास्ट वाला है, चलिए अब पेशेंट का जो ये पोर्शन है जहाँ पे हमें पीआरपी करनी है, इसको पहले डिसइंफेक्ट करते हैं। जो हमारे पास आयोडीन था, इससे हम करेंगे पेशेंट की स्कैल्प को डिसइंफेक्ट। ये डिसइंफेक्ट करना ज़रूरी होता है, इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है ये ब्रेन के बहुत ही नज़दीक होता है, इसलिए यहाँ पे डिसइंफेक्शन अच्छे से करना ज़रूरी है। चलिए यहाँ से हमने डिसइंफेक्ट किया। अब करेंगे दूसरी साइड से भी थोड़ा सा, और ये ध्यान रखना होता है कि ये वाला पोर्शन जो है ये ब्रेन के बहुत ही नज़दीक होता है। इसमें लापरवाही करना मतलब पेशेंट की ज़िंदगी के साथ खेलना होता है। जब आपको इस चीज़ की तसल्ली हो जाए कि डिसइंफेक्ट पूरा हो गया है, तब जाके आप प्रोसीजर को स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप लोकल एनेस्थीसिया भी दे सकते हो, लेकिन हमारा जो पेशेंट है ये एनेस्थीसिया के बगैर ही प्रोसीजर करना चाहता है। चलिए यहाँ पे आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि स्कैल्प में जो नीडल आपको इंसर्ट करनी है, इसका एंगल अप्रॉक्सीमेटली 35 टू 45 डिग्री होना चाहिए। आप डायरेक्टली इसको 90 डिग्री पे या 60 डिग्री पे या 50 डिग्री पे इंसर्ट नहीं कर सकते। ये आपकी जो स्कैल्प के अंदर की का पोर्शन होता है उसको डैमेज कर सकता है। ये प्लाज्मा जो है इसमें जो प्लेटलेट्स होती है वो ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ करती है, जो डैमेज्ड हेयर फॉलिकल को नए से ग्रो होने में मदद देता है और हेयर लॉस होने के चांसेस कम होते हैं